आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जिसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग, मेरा सर चकरा गया। और शायद आप लोग, जो तमाम लोग देख रहे हैं, अब आपका भी चकराने वाला है। गूगल से तेज़ आपको कौटिल्य मिला था, लेकिन कौटिल्य से तेज़ और गूगल से तेज़ जानकारी रखने वाले एक शख्स से आज रूबरू करवाऊँगा। नाम की बात करूँ तो महेश चंद जी हमारे साथ हैं। कैमरे पर आप देख भी रहे हैं, महेश चंद जी मेरे साथ हैं। जानकारी क्या है, 1951-52 में सर इसलिए चकरा गया मेरा जब मैंने इनसे बात साझा की, और इन्होंने जब बात मेरे साथ साझा की कि 1951-52 में कैथल लोकसभा की सीट से यहाँ से एमपी रहे हैं, तो जनाब से मैंने जब जानकारी हासिल की तो वो जब चीज़ें निकल कर सामने आई जिसे मैंने सोचा कि आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। तो उसी जानकारी के तहत हम बातचीत करेंगे। महेश चंद जी हमारे साथ हैं। 1951 से लेकर आज तक का हरियाणा की राजनीति का सफ़र और ख़ासकर कैथल की राजनीति का सफ़र कैसा रहा, कौन कौन यहाँ से एमएलए बने, कितनी सीटें रही और कितने एमएलए रहे, कितने एमएलए चयनित होते थे। लेकिन एक खास जानकारी और बता दूं, सीटें 7 हुआ करती थी, एमपी 8 चुने के जाते थे, एमएलए 105 हुआ करते थे, चुने 126 जाते थे। अब ये तमाम जानकारी के लिए महेश चंद जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है महेश जी आप। धन्यवाद जी। तो महेश जी, जैसे आपसे जब बातचीत की गई तो 1951 से लेकर 1952 से लेकर कैथल का सफ़र शुरू हुआ, जबकि कैथल ज़िले की अगर मैं बात करूं तो 1989 में कैथल ज़िला बना था। तो ये तमाम जानकारियां और तमाम जो लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भी जन्म जो है 89 का है, और जब से मैंने होश संभाले हैं तो मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा को ही देख रहा हूँ, वहीं से एमएलए बन रहे हैं, मतलब एमपी बन रहे हैं। लेकिन कैथल से लोकसभा की सीट पर एमपी बनना ये कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित है। अब तक शायद कोई व्यक्ति जानता नहीं होगा, तो वो जानकारी हम तमाम दर्शक तक जानना चाहेंगे। और क्या इतिहास रहा है हरियाणा की राजनीति का, खासकर कैथल की अगर राजनीति की बात करें। कैथल 1957 में लोकसभा क्षेत्र बना है। इससे पहले करनाल में था ये जी। 1957 में बन गया था। फिर 1962 में भी लोकसभा क्षेत्र रहा, 67 में रहा और 1971 में, और 77 में फिर ये कुरुक्षेत्र लोकसभा में तब्दील हो गया। यानी 4 मरतबा यहाँ से एमपी जो है वो चुने गए हैं। तो 1952 में कैथल का क्या रोल रहा? 1952 की भी आपने चर्चा की थी। 1952 में तो ये करनाल का हिस्सा था। तो करनाल से एमपी चुना जाता था, तब कैथल का हिस्सा वहां जुड़ा जाता था। हाँ, वहाँ जुड़ा जाता। यानी लोकसभा सीट 1952 से जो है वो कैथल करनाल के हिस्से में करनाल थी, और वहाँ से 2 एमपी चुने गए थे। एक सुभद्रा जोशी थी जनरल से, और एससी से वीरेंद्र कुमार थे। यानी 1952 की अगर हम बात करें तो 7 सीटें हुआ करती थी। 1952 में 7 सीटें हुआ करती थी और 8 एमपी बना करते थे। ऐसा क्यों? ये तो प्रावधान आज तक कहीं देखा नहीं गया, और अब तक जानकारी जहाँ तक मैं रखता हूँ तो ये अभी तक हमने कहीं पढ़ी भी नहीं, कहीं सुनी भी नहीं। तो इसलिए मैं ये चर्चा आपसे कर रहा हूँ ताकि तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, वो अपनी जानकारी दुरुस्त कर सकें और अपनी जानकारी को और बढ़ा सकें। महेंद्रगढ़ इससे अलग था, इन 8 से अलग था महेंद्रगढ़। ये पेप्सू का हिस्सा था जी। और इसमें ये जो नरवाना, उचाना, जींद, सफीदो, ये इलाके भी नहीं थे। ये भी मतलब पेप्सू का हिस्सा थे। अगर पेप्सू की बात करें तो पेप्सू क्या है? पेप्सू एक अलग स्टेट था। पंजाब एंड पूर्वी पंजाब, पूर्वी पंजाब के कुछ हिस्से थे, उसको जोड़ के एक पेप्सू बनाया गया था। इसमें हमारा ये महेंद्रगढ़ नारनौल का इलाका था, और जींद, सफीदों, नरवाना, कलायत यहीं से आते थे। और पंजाब के थे पटियाला, संगरूर, कपूरथला, बठिंडा, फरीदकोट, और कुछ हिस्से हिमाचल के भी थे इसमें। ये 1948 में, जुलाई 1948 में बना था, और 1956 को इसको पंजाब में विलय कर दिया गया था। इसके 2 चुनाव हुए, 1952 और 1954। तो जैसे जब कैथल लोकसभा बना 1957 में, तो कौन कौन लोग यहाँ से जो है एमपी रहे हैं? 4 बार का प्लान रहा, तो कौन कौन एमपी यहाँ से रहे हैं और कहाँ तक वो पहुँच पाए हैं? 1957 में कांग्रेस के मूलचंद जैन, 1962 में कांग्रेस के डीडी पुरी, और 1967 और 71 में गुलजारी लाल नंदा जी यहाँ से एमपी बने थे। जो गुलजारी नंदा लाल जी की अगर मैं बात करूँ तो कुरुक्षेत्र से मतलब प्रधानमंत्री
तक पहुंचे हैं, पहुंचे हैं वो। लेकिन वो जानकारी कुरुक्षेत्र से जोड़ी जाती है कि यहाँ से वो लोग MP रहे हैं और प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन ये तो आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि गुलजारी लाल नंदा जी जब प्रधानमंत्री बने तो वो कैथल की लोकसभा सीट से MP थे। वो तो देश की आज़ादी से पहले भी MLC बने हैं और 1952 में वो बम्बई से लोकसभा का चुनाव जीते, 57 में भी वहाँ से जीते और 62 में वो गुजरात से जीते और 1967 और 71 में फिर वो कैथल से जीते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु के बाद भी वो प्रधानमंत्री 13 दिन के लिए बनाया गया था उसको। और फिर जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ उसके बाद भी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगर 1957 से लेके अब तक के कार्यकाल की बात करें तो कौन कौन MP बने हैं उसकी जानकारी भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। कहाँ से? यहाँ से? हाँ, 1957 से लेकर अपने कैथल कुरुक्षेत्र से। 52 में तो हम करनाल का हिस्सा थे जी। सुभद्रा जोशी और वीरेंद्र कुमार बने थे जी। 57 में फिर यहाँ से कैथल लोकसभा क्षेत्र बन गई, मूलचंद जैन जी बने। 62 में DD पुरी, देवदत्त पुरी थे और 67 और 71 में गुलजारी लाल नंदा जी। फिर 77 में ये कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र बन गई, यहाँ से सरदार रघुवीर सिंह जनता पार्टी के बने थे। 1980 में फिर मनोहर लाल सैनी जी बने, लोकदल के थे और इसके बाद सन 84 में सरदार हरपाल सिंह कांग्रेस के बने और 89 में फिर सरदार गुरदयाल सिंह सैनी थे जो जनता दल के बने। 91 में सरदार तारा सिंह कांग्रेस के बने। 96 में ओम प्रकाश जिंदल जी हरियाणा विकास पार्टी के बने। 98 और 99 में कलासो सैनी जी बनी जो इनेलो की थी और उसके बाद फिर 99 के बाद 2004 का चुनाव आया, उसमें ये नवीन जिंदल, 9 में भी नवीन जिंदल, 14 में राजकुमार सैनी जी बने और अब 19 में नायब सिंह सैनी जी हैं जिनका कार्यकाल चला हुआ है। महेश जी, अगर बात करें ये MP की हम बात करें, क्या यही सीन जो है वो MLAs में भी रहा करता है? जैसे कि 7 सीटें हुआ करती थी, 8 जो है MP चुना करते थे। हाँ, तो ये जो 1952 का था विधानसभा का चुनाव, पूरा पंजाब की इसमें 105 सीटें थी और 21 ऐसी सीटें मतलब वो थे जो डबल 84 सीटें तो थी जो एक बनता था और 21 डबल होते थे, 126 हो जाए करते, मतलब 126 MLA थे, MLA चुना करते थे। हाँ जी। 57 में भी 33 सीटें ऐसी थी जो डबल बनते थे, उसमें 154 MLA थे पूरे। तो ये डबल वाली रणनीति क्या है? डबल क्यों बना करते थे? क्या प्रोटोकॉल होता था? क्यों 2 MLA और 2 MP चुना करते थे? ये जैसे मतलब SC के लिए थी, स्टूल कास्ट के लिए, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए वे एक मेंबर जनरल का बन जाएगा, एक SC का बन जाएगा। अच्छा, मतलब जनरल और SC को बांटा जाता था, एक SC का और एक जनरल का जो है वो बनाया जाता था। तो अच्छा, एक और बात जानना चाहेंगे, भगवत दयाल शर्मा जी की भी, भगवत दयाल जी हैं, उनकी भी हमने बातें सुनी हैं, उनका जो सफ़र रहा है वो 10 दिन के CM रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें सामने निकल कर आई हैं, वो क्या जानकारी रहती है अगर आप जहन में? वो जब 1966 को हमारा हरियाणा अलग हो गया था, पंजाब से हमारे 54 MLA आए थे और उसमें कांग्रेस का बहुमत था। कांग्रेस विधायक दल के नेता भगवत दयाल शर्मा चुने गए थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये तो नवंबर में बना दिए वो। फिर आगे मार्च में 1967 में नई विधानसभा के चुनाव आ गए, उसमें 81 सीटें बना दी 54 से और कांग्रेस पार्टी को उसमें 48 सीटें मिली। 12 जनसंघ को, 16 इंडिपेंडेंट, 3 स्वतंत्र पार्टी के थे और 2 RPI के थे। तो कांग्रेस को क्लियर बहुमत मिल गया था 48। उसमें ऐसा बताते हैं कि इंदिरा गांधी जी तो राव वीरेंद्र सिंह को CM बनाना चाहती थी, लेकिन भगवत दयाल शर्मा उसके लिए अड़क गए थे, तो उनको शपथ दिला दी थी। जब स्पीकर का चुनाव आया, स्पीकर के चुनाव में ही मतलब कांग्रेस में विरोध हो गया और उसमें उसके 12 MLA थे जो, तो उन 12 MLA मतलब कांग्रेस के खिलाफ अपना स्पीकर खड़ा कर लिया राव वीरेंद्र सिंह को, जिसका समूचे विपक्ष ने समर्थन कर दिया। उसमें स्पीकर के चुनाव में जो कांग्रेस का था वो लाला दया किशन था
और उस विपक्ष ने कांग्रेस के ही राव वीरेंद्र को खड़ा कर दिया। वो 37 के मुकाबले 40 मतों से राव वीरेंद्र सिंह जी जीत गए। और भगवत दयाल शर्मा 10 दिन के सीएम छोड़नी पड़ी, मतलब सरकार ही छोड़नी पड़ी उनको। सरकार छोड़नी पड़ी। उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री। तो दोबारा कभी मौका नहीं मिला भगवत दयाल जी को? दोबारा मौका नहीं मिला। वैसे तो बहुत लंबी हिस्ट्री है ये। आया राम गया राम भी बहुत मशहूर हरियाणा में रहता है। उसी टाइम हुआ था, उसी टाइम जब 1967 में भगवत दयाल शर्मा की सरकार टूटी थी तो राव वीरेंद्र की बनी थी। फिर भी ऐसे ही हलचल दल बदलुआ चलता रहा। कुछ एमएलए कभी राव वीरेंद्र खेमा में चले जाते थे, कभी भगवत दयाल शर्मा के खेमे में चले जाते थे, और लास्ट में 5-6 महीने के बाद राव वीरेंद्र की सरकार भी टूट गई। राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और 1968 में फिर दोबारा विधानसभा के चुनाव हुए। उसमें भी कांग्रेस पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिली। 48 सीटें ही, जैसे 67 में 48 मिली थी, उसमें भी 48 मिली। और उसमें राव वीरेंद्र, ये बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बन गए थे उसमें। ये तमाम जानकारियां हम दे रहे हैं, शायद आप गूगल पर डालेंगे तो बहुत कम जानकारियां मिलेंगी। अगर मिलेंगी तो वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट होंगी, लेकिन जैसे कि महेश चंद जी जो जानकारी दे रहे हैं उसी जानकारी के आधार पर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। महेश जी, आपका जन्म जो है 1966 में हुआ जैसे आपने बताया, तो ये तमाम पीछे की जानकारी कैसे जुटा पाए आप लोग? ये तो मैंने अखबारों के ज़रिए ही जुटानी शुरू कर दी थी। जब मैं 5वीं में पढ़ता था उस टाइम से ही मेरे को रेडियो की खबरें सुनने का बड़ा वो था, और अखबार पढ़ने का और पूछने का भी। जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उनसे भी पूछ के जानकारी हासिल करी हैं, और रेडियो के द्वारा भी। और जैसे चुनाव आते हैं उनमें अखबारों में भी आती हैं, उनकी कटिंग भी मेरे पास हैं। अखबार बहुत पुराना रिकॉर्ड बुक हैं राजनीति की, वो भी मेरे पास हैं। जबकि मेरे को तो ज़बानी याद है, ये याद होने के बाद भी मैंने वो बुक अंदर ही हैं जो मेरे पहले से याद थी। फिर भी कोई कहीं बुक मिली तो मैंने वो रख ली अपने पास। तो महेश जी, ये जो सारी जानकारी है कहीं आपने एक किताब के पन्नों पे क्यों नहीं पिरोया? क्यों नहीं एक इस 1952 से लेकर अब तक का सफ़र जो है एक बुक में क्यों नहीं सजो पाए? क्या कोई परिस्थितियां रही? क्योंकि ये बहुत अहम जानकारियां आप जो हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बहुत अहम जानकारी हैं, क्योंकि अब से पहले की जानकारी जो है वो लोगों को नहीं पता थी। अगर किसी को पता होगी तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये जानकारी पता होगी। तो बुक क्यों नहीं लिखी आपने? कोई किताब क्यों नहीं लिखी? वो कभी सोचा ही नहीं मैंने। वैसे तो बुक लिखी जा सकती है इस पर, और बहुत बढ़िया बेहतर लिखी जा सकती है। जो बुक हैं पहले उनमें मैंने काफ़ी मिस्टेक देखे हैं, काफ़ी गलती, मैंने उनको निशान भी लगाए हुए हैं दिखाने के लिए। जैसे हरियाणा एक दर्पण था, उधर गंगा पुत्र निकालते थे जींद से, मैंने उनको फ़ोन पे भी बोला था, मगर आपकी इस बुक में काफ़ी गलतियां मैंने निशान लगा दिए हैं और मैं ठीक कर सकता हूँ। तो बाद में उनका कोई जवाब नहीं आया। क्या महेंद्रगढ़ और जींद का भी कोई संपर्क आपस में रहा है? हाँ, ये पेप्सू में इकट्ठे थे ना। अच्छा, पेप्सू में ये इकट्ठे थे। महेंद्रगढ़ तो बहुत दूर पड़ता है। अगर जींद से सफ़र अगर महेंद्रगढ़ का देखें तो लगभग 200 से 250 किलोमीटर के आसपास का होगा। हाँ जी, महेंद्रगढ़ में पेप्सू की 5 विधानसभा सीटें थी। महेंद्रगढ़ था, नारनौल थी, अटेली थी, नांगल चौधरी थी, और ये दादरी थी। दादरी से 2 एमएलए बनते थे। बादड़ा था, बादड़ा से 1 एमएलए बनता था। मुझे उनके एमएलए का भी नाम का पता है, जो पेप्सू के जो ये अपने से बनते थे। नरवाना से 2 एमएलए बनते थे। अगर कैथल ज़िले की अगर मैं बात करूं, कैथल के राउंडिंग एरियाज़ की बात करूं, जैसे अब हमारी 4 विधानसभाएं हैं, कलायत है, गुला है, कैथल है और पुंडरी है। क्या इन चारों विधानसभा क्षेत्र में फ़िलहाल के दौर में पहले भी इन विधानसभाओं का नाम जो है वो रहता था? क्या यहाँ से कोई ऐसे उच्च पद पर कोई व्यक्ति पहुँचा है जिन्होंने पूरी बागडोर संभाली हो हरियाणा की राजनीति की, या जिस स्टेट में ये रहते थे, लोकसभा का हो या एमएलएस का हो, कोई बागडोर मजबूत संभाली हो, बड़े ओहदे पर रहे हों? कैथल से तो काफ़ी रहे हैं। नरसिंह डांडा जी थे जो कैबिनेट मंत्री बने। सीएम की दौड़ तक भी कोई पहुँचा है? सीएम की दौड़ तक तो अभी तक नहीं पहुंच पाया कोई पहुंच नहीं पाया 1952 से लेके। वैसे जो अपने से कैथल से ओम प्रभा जैन थी, सन 57 में बनी, यहाँ से 62 में बनी, 67 में बनी और 68 में 4 बार। उनको बताते हैं कि वो मतलब सीएम की दौड़ में रही है। नहीं, जैसे जानकारी मैंने आपसे बातचीत की तो पंजाब से सीएम बने, तीसरी बार में कहीं ना कहीं नंबर पड़ा था कलायत से किसी व्यक्ति का, कुछ ऐसी जानकारी? हाँ जी। जो पेप्सू था
पेप्सू का जो पहला मुख्यमंत्री बना था वो था ज्ञान सिंह राडेवाला। कहाँ से बिलोंग करते थे? ये पंजाब से। पंजाब से। इनके कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिश्तेदार थे ये। जी। और उसके बाद सरदार रघुवीर सिंह बने पेप्सू में। पेप्सू में। और तीसरी बार फिर जो कलायत से बने थे लाला वर्षबान, जो मूनक से संबंध रखते थे, वो सीएम बने थे फिर। तो उस समय कलायत जो विधानसभा या कलायत विधानसभा होती थी उस समय? हाँ, विधानसभा थी ये। मतलब 52 में कलायत नहीं थी, 54 में कलायत थी। 54 में कलायत थी, 52 में उचाना था। 54 में उचाना को समाप्त करके कलायत बना दी थी। और नरवाना से दोनों बार 2-2, 52 में कलीराम और बलेराम एससी से था, कलीराम जर्नल से था। और जो फिर 54 में इलेक्शन हुआ उसमें अलबेल सिंह जर्नल से थे, फकीर चंद एससी से थे, 2 एमएलए बने। तो कलायत से सीएम के दावे, मतलब सीएम के कैंडिडेट बने हैं, मतलब सीएम के दावेदार रहे हैं और सीएम के पद पर बैठे हैं बृषभान जैन, जो मूनक से हुआ करते थे। हाँ जी। कौन से सन की बात रहती है? ये 54 में बने थे। 54 में सीएम थे वो, जो कलायत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव उन्होंने लड़ा और जीते थे, जो पेप्सू में आता था। पेप्सू में आता था। एक बड़ी जानकारी है कि कलायत हल्के से 1954 में जो है वो सीएम रह चुके हैं बृषभान जैन, जो मूनक से थे। लेकिन वो उस समय का जो क्षेत्र था वो पेप्सू यानी पंजाब से स्टिक होता था, पंजाब से अलग से एक पेप्सू बना हुआ था। अलग था पंजाब से अलग था, ये अलग था ये एरिया सारा का सारा। दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल और इधर से सफीदों, जींद और नरवाना, उचाना, इनके सबके एमएलए के नाम याद है मेरे पेप्सू के जितने। महेश जी, मेरा तो वैसे ही सिर चकरा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी है और सर घूम रहा है, क्योंकि तमाम जो दर्शक देख रहे हैं ना, वो भी इस समय ये सोच रहे होंगे कि इतनी डीप जानकारी महेश जी को कैसे है, कैसे ये जानकारी जुटा पाएंगे। अभी तो मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, कुछ दिन बाद और लोग आपका इंटरव्यू करेंगे। कैथल के पूछ रहे हो, मुझे तो सारा हरियाणा, पूरे हरियाणा की भी आपको जानकारी है? पूरे हरियाणा की। चलिए, अभी फिलहाल हम कैथल के बारे में जानकारी इनसे जुटा पा रहे हैं, उसके बाद अगला एपिसोड आपको हरियाणा का लेकर चलेंगे। आखिरकार हरियाणा में ऐसी रोचक क्या बातें हुई हैं, कौन कौन व्यक्ति है जिन्होंने प्रबल दावेदारी पेश की और उच्च पद पर रहे हैं, और ऐसा कौन सा चटाकेदार जो लम्हा रहा है जिसमें उतार चढ़ाव, खींचतान, वो सब चीज़ें हुई हैं, वो भी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन फिलहाल कैथल की बात कर रहे हैं।